नमस्कार। लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है, जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी, आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत की ओर से अन्य देशों के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत करते समय राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। संसद को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री गोयल ने अमेरिकी राष्ट्रपति की डेट इकोनॉमी वाली टिप्पणी को भी खारिज करते हुए कहा कि भारत 10 वर्षों में 11वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है। मात्र एक दशक से भी कम समय में भारत फ्रैजाइल 5 अर्थव्यवस्थाओं में से निकलकर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है। हम अपने रिफॉर्म्स और अपने किसानों, एमएसएमई और उद्यमियों की कड़ी मेहनत के बल पर 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गए हैं। यह भी अपेक्षित है कि हम कुछ ही वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और अर्थशास्त्री भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक ब्राइट स्पॉट के रूप में देखते हैं। भारत वैश्विक विकास में लगभग 16% का योगदान दे रहा है। भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामानों पर आज से लगने वाला 25% टैरिफ अब 7 अगस्त से लागू होगा। व्हाइट हाउस ने 1 अगस्त की डेडलाइन खत्म होने से ठीक पहले इसका ऐलान किया। कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन को नए शुल्क वसूलने के लिए जरूरी बदलाव करने का समय मिल सके, इस कारण टैरिफ डेडलाइन को बढ़ाया गया है। ट्रंप ने रूस से व्यापार के चलते भारत पर पेनल्टी लगाने की भी बात कही थी। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया कि ये पेनल्टी क्या और कितनी होगी। अभी औसतन करीब 10% टैरिफ लगता है। 25% टैरिफ के कारण भारत से जाने वाले सामान जैसे दवाइयां, कपड़े और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। इससे अमेरिकी बाजार में इंडियन प्रोडक्ट्स की मांग कम हो सकती है। भारत का अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस भी कम होने की आशंका है। ट्रंप की नई टैरिफ पॉलिसी का असर भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले आईफोन्स पर नहीं पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने 1 अगस्त 2025 से भारत के सामान पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। इस डेडलाइन को हालांकि अभी बढ़ाकर 7 अगस्त कर दिया गया है, लेकिन इस टैरिफ में स्मार्टफोन, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को छूट दी गई है। यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट अभी इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स जैसे कुछ सेक्टर्स की जांच कर रहा है। जब तक ये रिपोर्ट पूरी नहीं होती, तब तक स्मार्टफोन्स को टैरिफ से छूट मिलती रहेगी। भारत हाल ही में चीन को पीछे छोड़कर अमेरिका को स्मार्टफोन का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है। इस साल अप्रैल से जून के बीच में अमेरिका को इंपोर्टेड स्मार्टफोन में भारत का हिस्सा 44% रहा। वहीं अमेरिका में बिकने वाले 78% आईफोन इंडिया में बन रहे हैं। अमेरिका को स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में वियतनाम की हिस्सेदारी भी चीन से ज्यादा हो गई है। ये पहली बार है जब भारत ने चीन की तुलना में अमेरिका को ज्यादा स्मार्टफोन भेजे हैं। एनालिस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग 1 साल पहले की तुलना में 240% बढ़ चुकी है। भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में जापान को पीछे छोड़कर तीसरा बड़ा देश बन गया है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि भारत ने 1,08,494 गीगावाट घंटे सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन किया है, जबकि जापान ने 96,459 गीगावाट घंटे सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन किया। जोशी ने एक्स पर लिखा कि भारत वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा क्रांति में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। भारत 2030 तक 500 गीगावाट स्वच्छ ईंधन आधारित बिजली क्षमता के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरी लगन और बहुआयामी दृष्टिकोण के साथ काम कर रहा है।
ईडी ने 17,000 करोड़ के लोन फ्रॉड मामले में रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें 5 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया है। अंबानी को दिल्ली में ईडी के मुख्यालय में पेश होना होगा। पिछले हफ्ते एजेंसी ने अनिल अंबानी की अगुवाई वाले रिलायंस ग्रुप से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। ये छापेमारी मुंबई में 35 जगहों पर की गई। ये कार्रवाई 50 कंपनियों और 25 लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हुई। इससे जुड़े एक और घटनाक्रम में मार्केट रेगुलेटर सेबी ने ईडी और 2 और एजेंसियों को एक रिपोर्ट दी। ये रिपोर्ट रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा 10,000 करोड़ रुपए के डाइवर्जन की जांच से जुड़ी है। सेबी की रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी ने इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट के रूप में एक बड़ी रकम रिलायंस ग्रुप की कंपनीज को भेजी। ये रकम सीएलई प्राइवेट लिमिटेड के जरिए भेजी गई, जो एक अनडिस्क्लोज्ड रिलेटेड पार्टी कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट ने नायरा एनर्जी की आईटी सर्विसेज फिर से शुरू कर दी। यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंधों के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने नायरा की आउटलुक ईमेल और टीम मैसेजिंग जैसी सर्विसेज पर अचानक रोक लगा दी थी। नायरा ने माइक्रोसॉफ्ट के इस फैसले को एकतरफा और गलत बताया था। कंपनी ने अचानक सर्विस बंद किए जाने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ याचिका दायर की थी। नायरा एनर्जी भारत की तीसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जो गुजरात के वडिनार में 4 लाख बैरल प्रतिदिन की कैपेसिटी वाली रिफाइनरी चला रही है। ये कंपनी भारत की कुल रिफाइनिंग कैपेसिटी का करीब 8% हिस्सा संभालती है और इसके देश भर में 6,750 से ज्यादा पेट्रोल पंप हैं। टाटा मोटर्स इटली की ट्रक बनाने वाली कंपनी इवेको को 39,245 करोड़ रुपए में खरीद सकती है। इवेको ग्रुप ने इस बात की पुष्टि की है कि वे टाटा मोटर्स के साथ कमर्शियल ट्रक बिजनेस की बिक्री पर बातचीत कर रहे हैं। ये टाटा मोटर्स का अब तक का सबसे बड़ा सौदा होगा, जो 2008 में जगुआर लैंड रोवर को 2.3 अरब डॉलर में खरीदने से भी बड़ा है। खबर है कि टाटा इवेको के मालिक अग्नेली फैमिली से उनकी हिस्सेदारी खरीदेगा और बाकी शेयर होल्डर्स के लिए टेंडर ऑफर लॉन्च करेगा। ये डील टाटा की कमर्शियल व्हीकल यूनिट को ग्लोबल लेवल पर मजबूत करेगी, क्योंकि इवेको का 74% रेवेन्यू यूरोप से आता है, जबकि टाटा का 90% रेवेन्यू इंडिया से। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किश्त आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जारी करेंगे। इस योजना के तहत देश भर के 9 करोड़ 70 लाख किसानों को 20,500 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। पीएम किसान के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से इसका ऐलान किया गया है। पिछली किश्त फरवरी 2025 में जारी की गई थी। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 2-2 हजार रुपए की 3 किश्तों में हर साल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। सीबीआई ने बैंक और बिल्डर्स गठजोड़ मामले में एक बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने 22 मामलों में केस दर्ज किए हैं। इसमें सुपरटेक, जेपी इंफ्राटेक और अजनारा इंडिया जैसे बिल्डर्स के नाम शामिल हैं। सीबीआई ने इस मामले में दिल्ली एनसीआर में 47 लोकेशंस पर छापे मारे। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को इस मामले में केस दर्ज करने का आदेश दिया था। ये मुकदमे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, यमुना प्राधिकरण और गाजियाबाद क्षेत्र की 80 से ज्यादा रियल एस्टेट परियोजनाओं को कवर करेंगे। ये पूरा घोटाला सबवेंशन स्कीम के नाम पर हुआ है। इस स्कीम के तहत बैंकों ने घर खरीदारों के नाम पर लोन पास किए, लेकिन रकम सीधे बिल्डर्स के खाते में चली गई। शर्त यह थी कि जब तक बिल्डर फ्लैट का कब्जा नहीं देंगे तब तक ईएमआई बिल्डर ही चुकाएंगे, लेकिन वक्त बीतने पर बिल्डर्स ने किश्तें देनी बंद कर दी। इसके बाद बैंकों ने थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट का हवाला देते हुए खरीदारों को किश्तें जमा कराने का नोटिस भेज दिया। कई मामलों में खरीदारों को डिफॉल्टर तक घोषित करने की धमकी दी गई, जबकि उन्हें न तो फ्लैट मिला था न ही उसका कब्जा। इस घोटाले ने हजारों मिडिल क्लास फैमिलीज को आर्थिक रूप से बर्बाद कर दिया। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो का संचालन करने वाली कंपनी इंटर ग्लोब एविएशन को इस फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में 2,161 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ है। अप्रैल से जून के क्वार्टर में इंडिगो का ऑपरेशन से रेवेन्यू सालाना आधार पर 5% बढ़कर 20,496 करोड़ रुपए रहा। एक साल पहले की इसी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 19,570 करोड़ रुपए था। इस तरह पिछले एक साल में कंपनी का शेयर 28% बढ़ा। इंडिगो का मार्केट कैप 2.21 लाख करोड़ रुपए है। मार्केट शेयर के लिहाज से इंडिगो देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस है।
भारतीय एयरलाइंस मार्केट में इस कंपनी का मार्केट शेयर 64.5% है। भारत के टीयर 2 सिटीज में इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विस्तार हो रहा है। इन शहरों में ऑपरेशनल ईवी चार्जिंग स्टेशंस की संख्या बढ़कर 4,625 हो गई है। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में इस्पात और भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने ये जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि पीएम ई ड्राइव योजना के तहत टीयर 2 सिटीज सहित पूरे देश में पब्लिक प्लेसेस पर चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस योजना के तहत ईवी अपनाने को बढ़ावा देने के लिए 10,900 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी दी जा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने फेज 2 योजना के तहत 3 तेल मार्केटिंग कंपनियों को 8,932 ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए 873 करोड़ रुपए जारी किए हैं। पिछले 3 सालों में देश में सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशंस की संख्या 5,151 से बढ़कर 26,000 हो गई है, जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन पिछले 5 साल में दुगना हो गया। इसका मुख्य कारण देश का आर्थिक विकास, टैक्स सिस्टम में सुधार और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। पिछले 5 सालों में आईटीआर दाखिल करने वालों की संख्या में भी 36% की बढ़ोतरी हुई। 2020-21 में जहां 6 करोड़ 72 लाख आईटीआर दाखिल किए गए थे, वहीं 2024-25 में ये संख्या बढ़कर करीब 9 करोड़ 19 लाख तक पहुंच गई। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2020-21 में कुल टैक्स कलेक्शन 12.31 लाख करोड़ रुपए था, जो 2024-25 में बढ़कर 27.02 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये बढ़ोतरी आर्थिक सुधार और कर वसूली की बेहतर व्यवस्था का नतीजा है। रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी एक्मे सोलर होल्डिंग्स का चालू वित्त वर्ष के पहले क्वार्टर में शुद्ध लाभ कई गुना बढ़कर 131 करोड़ रुपए हो गया। इस साल के पहले क्वार्टर में एक्मे सोलर का कुल रेवेन्यू 72% बढ़कर 584 करोड़ रुपए रहा। एक साल पहले की इसी दौरान की अवधि में ये 340 करोड़ रुपए था। कंपनी ने जून के क्वार्टर में 350 मेगावाट के प्रोजेक्ट शुरू किए, जिनकी परिचालन क्षमता 2,890 मेगावाट है। ये पिछले साल से 115% ज्यादा है। भारत अब कोयला उत्पादन के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। एनर्जी इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2024 में कुल 1,085 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया, जिससे उसने अमेरिका, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और रशिया जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया। इस सूची में चीन 4,780 मिलियन टन प्रोडक्शन के साथ पहले नंबर पर बना हुआ है। हालांकि चीन का उत्पादन भारत से 4 गुना ज्यादा है, लेकिन भारत की तेजी से बढ़ती आर्थिक जरूरतों और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में यह आंकड़ा काफी अहम है। एक वक्त था जब सोना खरीदने के मामले में चीन आगे था और भारत दूसरे नंबर पर, लेकिन अब बाजी पलट गई है। चीन को छोड़कर भारत नंबर 1 बन गया है। जहां भारत में सोने की खपत सालाना 800 टन के पार पहुंच गई है, वहीं चीन में गोल्ड की डिमांड घटकर आधी रह गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में चीन में सोने की डिमांड 900 टन के रिकॉर्ड लेवल के पार पहुंच गई थी, जो अब 49% घटकर 489 टन ही रह गई है। भारत की सालाना खपत चीन से दुगनी हो गई है। आरबीआई ने जून में 400 किलो सोने की खरीद की। इसमें केंद्रीय बैंक का गोल्ड रिजर्व 880 टन यानी अब तक के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया है। आरबीआई की लगातार गोल्ड परचेज से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में गोल्ड का शेयर बढ़ गया है। अब कुल विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी 12.1% हो गई है, जो पिछले साल सिर्फ 8.7% थी। ये थी कॉर्पोरेट दुनिया की आज की कुछ अहम खबरें। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.